बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नए वीक के साथ, नए लेक्चर के साथ आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में चुनू। हमने लास्ट वीक सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 16 जो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें हमने एनिमल्स में स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उस टॉपिक में हमने स्केलेटन की टाइप्स डिस्कस की थी। तो जिसमें जो एक टाइप थी उसको हमने एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम था हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सोस्केलेटन, जो स्केलेटन की दूसरी टाइप है। तो कुछ एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन जो हम डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर मोलस्का में, जो फाइलम मोलस्का है उसमें पाया जाता है और फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सोस्केलेटन इन मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन एक्सोस्केलेटन। एक एक्सोस्केलेटन होता क्या है। एक्सोस्केलेटन जो बेसिकली a hardened outer covering to which internal muscles are attached, कि जिन जानवरों में एक्सोस्केलेटन होता है तो बेसिकली उन जानवरों के बाहर एक सख्त खोल होता है, वो उनका स्केलेटन होता है। वो जो सख्त खोल है उनके अंदर मसल्स अटैच होते हैं। हमारी बॉडी में हम इंसान, मसल्स हमारे बाहर हैं, गोश्त, हड्डियां अंदर हैं। हम उन जानदारों की बात कर रहे हैं जिनके बाहर खोल होता है सख्त और मसल्स अंदरूनी तौर पे अटैच होते हैं, तो उनमें एक्सोस्केलेटन होता है। जो एक्सोस्केलेटन है वो इनर्ट है, यानी रिएक्ट नहीं करता, एंड नॉन लिविंग है, यानी ये सेल्स पे मुश्तमिल नहीं है। सेल्स इसको बनाते हैं, सेल्स केमिकल्स खारिज करते हैं, वो केमिकल्स बाहर इकट्ठे होकर एक तह बना लेते हैं और वो खोल बन जाता है। लेकिन ख़ुद ये जो शेल है, ये जो बाहर खोल है एक्सोस्केलेटन, ख़ुद ये नॉन लिविंग होता है। इट इज़ सेक्रेटेड बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जो एक्टोडर्म होती है उससे ये खारिज होता है। एक्टोडर्म का मतलब जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है उससे ये बनता है। अब जो नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन की भी फिर आगे लेयर्स हैं। एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। जो बाहर वाली तह है उसे कहते हैं एपिक्यूटिकल, ये आउटर मोस्ट लेयर है, और इसमें वैक्सी लिपोप्रोटीन्स होती हैं। लिपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड्स प्रोटीन्स का एक मिक्सचर या आप कह लें कम्बिनेशन मौजूद है। इसी वजह से चूँकि लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, पानी को रिपेल करते हैं, इसी वजह से जो एक्सोस्केलेटन है वो उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो पानी के लिए इम्परमिएबल होता है, क्योंकि उसकी सबसे बैरूनी लेयर में लिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, और हशरात के लिए भी वो बैरियर है। तो बेसिकली वाटर बैरियर प्रोवाइड करता है ना हशरात को। और जो दूसरी लेयर है जो बाहर से अंदर की तरफ आए हम, तो वो है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल काइटन की बनी है, टफ लेदरी चमड़े की तरह, उसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और उसमें बहुत सी किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। यानी जो अंदर वाली लेयर है प्रोक्यूटिकल, उसमें काइटन है, पॉलीसेकेराइड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, और वो सख्त होती है अंदर वाली लेयर ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब होता है प्रोटीन्स के धागे आपस में क्रॉस लिंक होते हैं और उनमें फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड होता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है।
तो ये जनरल सा एक इंट्रोडक्शन था कि एक्सोस्केलेटन क्या है। तो आप इसमें बताएंगे कि एक्सोस्केलेटन जो है ये जानवर की बाहर एक खोल की तरह होता है, मसल्स अंदरूनी तौर पे अटैच होते हैं, ये इनर्ट है, नॉन लिविंग है और स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे खारिज होता है। इसकी अपनी दो तहें हैं, बाहर वाली एपिक्यूटिकल जो वैक्सी लिपोप्रोटीन से बनती है और अंदर वाली प्रोक्यूटिकल जिसमें काइटिन, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स होती हैं, और वो हार्ड होता है। प्रोटीन्स की स्क्लेरोटाइजेशन मींस के क्रॉस लिंकिंग की वजह से उसमें डिहाइड्रेशन भी होती है, पानी रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो और सख्त हो जाती है वो लेयर। अब ये आगे देखें ना, एक्सोस्केलेटन की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। ये सबसे बाहर वाली जो ब्लैक कलर में है ये एपिक्यूटिकल है, और जो नीचे वाली दो तहें हैं इन दोनों तहों को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। फिर प्रोक्यूटिकल आपकी बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन चलें आप इस डायग्राम को देख लें। बेसिकली तो फिर 3 लेयर्स होगी ना, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एक्सो और एंडो को हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोक्यूटिकल। यानी हम जो कह रहे थे प्रोक्यूटिकल काइटिन का बना हुआ, उसमें पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो इन दोनों लेयर्स की बात हो रही थी। तो जनरली जब आपसे पूछा जाएगा एक्सोस्केलेटन की कितनी लेयर्स हैं, आप बताएंगे 2, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। फिर फर्दर अगर कोई पूछे प्रोक्यूटिकल क्या है तो आप उसमें बता सकते हैं कि उसकी भी 2 लेयर्स हैं, जो बैरूनी है वो एक्सोक्यूटिकल, जो अंदरूनी है वो एंडोक्यूटिकल। और ये जो पूरा एक्सोस्केलेटन है ना, इसको कलेक्टिवली हम क्यूटिकल भी कहते हैं, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की ही ये लेयर्स हैं, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। और फिर इसके अंदर फिर स्किन शुरू हो जाती है, सब ये एपिडर्मल सेल लेयर, इसके बाहर फिर ये एक्सोस्केलेटन मौजूद है। और ये जो स्केच दिखाया जा रहा है ना आपको, ये बेसिकली आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन है। मोलस्का के एक्सोस्केलेटन में इस तरह लेयर्स नहीं होती हैं एपिक्यूटिकल एंडो, ये आर्थ्रोपोडा का, हशरात का इस तरह का होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्का। मोलस्का ये जो स्नेल वगैरह, सीपियाँ वगैरह जो होती हैं, उनके अंदर जो बाहर खोल है वो उनका एक्सोस्केलेटन है। तो इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 और 2 पीसेस। ये 1 या 2 पीस पे मुश्तमिल होता है जो मोलस्का का एक्सोस्केलेटन है। जो स्पंदनी पानी में बाइवेल्विया रहते हैं, बाइवेल्विया ये जो सिप्पियाँ होती हैं ना, अक्सर आप देखते हैं वो ऐसे लगता है जैसे वो दो टुकड़े हैं और उन्होंने मिलकर एक सिप्पी बनाई हुई है, वो जैसे किसी बर्तन के ऊपर ढक्कन होता है। तो बाइवेल्विया उन्हें कहते हैं। बाई का मतलब होता है 2, बाइवेल्विया। मैरीन बाइवेल्विया, वेल्व कहते हैं हाफ को, टुकड़े को। बाइवेल्विया यानी जिनका शेल 2 टुकड़ों पे मुश्तमिल हो, उन्हें कहते हैं बाइवेल्विया। और स्नेल जो है, इनका शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शेल ऑफ लैंड स्नेल जनरली लैक हार्ड मिनरल्स। जो लैंड स्नेल है उसके अंदर हार्ड मिनरल्स नहीं होते, इस वजह से वो जो हल्का होता है, वो जो स्नेल का जो खोल है। और इसमें एक खसूसियत ये है मोलस्का के बैरूनी शेल की कि ये एनिमल की ग्रोथ के साथ बड़ा होता है। ये नीचे अगर आप डायग्राम में देखें, ये एक स्नेल है। अब स्नेल के ऊपर ये आपको खोल नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर आप गौर से देखें तो ये ऐसे रिंग्स बने हुए हैं। ये रिंग्स इस चीज़ की निशानदेही है कि ये विद द पैसिव टाइम बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे जानवर बड़ा हो रहा है तो इसका शेल भी बड़ा हो रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये अनलिमिटेडली बड़ा होता है। एक ख़ास हाइट, एक ख़ास साइज़ तक ये जब बड़े हो जाते हैं फिर इनका शेल की ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, मोलस्का का जिस्म सारा का सारा खोल से नहीं ढका हुआ, कुछ उसके जिस्म के नरम हिस्से हैं, जैसे ये नीचे वाला, ये देखें हेड रीजन है, ये यहाँ पे कोई शेल नहीं है, ना ही अंदर कोई हड्डियाँ होती हैं। तो फिर यहाँ कौन सा स्केलेटन है? यहाँ फिर वही जो हमने पीछे पढ़ा था, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। जहाँ जहाँ तो बाहर खोल है वो है एक्सोस्केलेटन, और जो सॉफ्ट हिस्से हैं जहाँ बाहर खोल नहीं है वहाँ होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द मोलस्कन बॉडी
हैव अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन एज वेल। तो मोलस्का के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है आपको पता है 1 या 2 पीसीस पे मुश्तमिल है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ज़्यादा, और एनिमल की ग्रोथ के साथ वो बड़ा होता है, उसके ऊपर रिंग्स बने होते हैं। उन रिंग्स से हमें आइडिया हो जाता है कि बेसिकली कि ये इसका साइज़ बड़ा होता है। पर इसके बरक्स जो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन है वो इससे काफ़ी डिफरेंट है और वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। आर्थ्रोपोडा हैव a variety of adaptations to allow them to live and grow within their exoskeleton। कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है आर्थ्रोपोडा मतलब जोड़दार टांगों वाले जो इंसेक्ट्स हैं। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोड्स मीन लेग्स। आर्थ्रोपोड्स मतलब जोड़दार टांगों वाले जानवर जैसे हशरात वगैरह हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन में बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस हैं। अब वो उनको मैंने पॉइंट्स बना दिया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक तो इनके एक्सोस्केलेटन में इनवेजिनेशंस होती हैं। इनवेजिनेशन का मतलब जगह जगह से एक्सोस्केलेटन अंदर की तरफ मुड़ा होता है। उससे फिर क्या होता है, अंदरूनी तौर पर रिजेस बन जाती हैं, बार्स बन जाती है, उतार चढ़ाव बन जाते हैं ताकि अंदरूनी तौर पे मसल्स अटैच हो सकें। एक अडेप्टेशन तो ये हो गई कि इनके जो एक्सोस्केलेटन में इनवेजिनेशंस होती हैं। दूसरा, इनके एक्सोस्केलेटन में जॉइंट्स बनते हैं, जोड़ बनते हैं। एक्सोस्केलेटन कहीं कहीं से थिक है, कहीं कहीं से थिन है। जहाँ से थिन होगा वहाँ से सॉफ्ट होगा और फ्लेक्सिबल होगा और वहाँ पे जॉइंट बन जाएगा। इनकी टांगें जोड़ वाली हैं तो वो बेसिकली एक्सोस्केलेटन की वजह से। और जब जोड़ बनेगा, जॉइंट बनेगा तो ऑटोमेटिकली फिर मूवमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर इनके जो एक्सोस्केलेटन में सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंसीला। वो कांटों की तरह हो सकते हैं, ब्रिस्टल्स की तरह। अक्सर आप ये टिड्डियाँ वगैरह देखते हैं, काकरोच वगैरह देखते हैं, मुख्तलिफ हशरात, उनके फ्रंट में हेड रीजन में 2 लंबे लंबे जो हैं कांटों के नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम सेंसिला कहते हैं। वो इनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो इर्द गिर्द के माहौल को सेंस करने के लिए, केमिकल्स वगैरह या लाइट वगैरह, या लाइट के लिए इनके अंदर आंखों में लेंस होते हैं, वो भी इनके एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है। वो भी इनके सेंस ऑर्गन है जिनके ज़रिए ये इर्द गिर्द को देखते हैं। फिर इसके एक्सोस्केलेटन में एक मॉडिफिकेशन क्या है कि इससे गैस एक्सचेंज होता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 13 चैप्टर काकरोच में, रेस्पिरेशन काकरोच, गैस एक्सचेंज। उसमें हम कहते हैं हवा की नालियाँ होती हैं, वो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स थी, उसमें आपने पढ़ा था। वो स्पायरेकल्स हैं जिसके ज़रिए हवा एंटर होती है। वो सारा कुछ उनका एक्सोस्केलेटन की ही मॉडिफिकेशन। तो ये सिर्फ काकरोच में नहीं, तमाम हशरात में ऐसा होता है। उनके हिस्से में हवा की नालियाँ मौजूद हैं, वो एक्सोस्केलेटन काइटन की ही बनी होती हैं, जैसे एक्सोस्केलेटन काइटन का बना। तो ये एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स हैं इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशन है। ये मॉडिफिकेशन पीछे मोलस्का में नहीं थी। आर्थ्रोपोड्स की मॉडिफिकेशन क्या क्या हैं, एक तो उसमें इन्वेजिनेशन हैं ताकि मसल्स अटैच हो सकें। फिर उसमें जोड़ हैं, जहाँ जहाँ एक्सोस्केलेटन बारीक है, थिन है, वहाँ फ्लेक्सिबल है तो जोड़ बन जाते हैं। फिर उनमें सेंसरी रिसेप्टर मौजूद हैं सेंसिला की सूरत में, आई लेंसेज मौजूद है आँखों की सूरत में। फिर इनके जो गैस एक्सचेंज में भी एक्सोस्केलेटन का रोल है। पर इनके जो एक्सोस्केलेटन, अब देखें ये सारे जो हशरात उन्होंने दिखाए आर्थ्रोपोडा, एक तरफ उन्होंने दिखा दिए हैं ये मोलस्का और एक तरफ आर्थ्रोपोड्स। मोलस्का का शेल देखें, ये जैसे स्नेल है, ये ऊपर ऐसे रिंग्स बने हुए हैं। हाँ, कई जगहों पे जानवर शेल से बाहर भी है। यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होगा और बाहर ये होल है, ये एक्सोस्केलेटन। ये सिप्पी जो है मोलस्का में, ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी हुई है। तो ये बाइवेल्वियाँ हैं, अंदर जानवर है, ऊपर भी खोल है, नीचे भी खोल है, और खोल के अंदर वो बंद है। खोल खुलता बंद होता रहता है एक तरफ से, क्योंकि उसने रेस्पिरेशन भी करनी है, गैस एक्सचेंज भी करना है, खुराक भी खानी है, तो शेल ओपन क्लोज होता रहता है। और ये हशरात हैं, ये देखें ये बाहर ये जो ब्लैक सा है सारा इसकी बॉडी को कवर किया हुआ। और जैसे किसी वो जंगें होती थी ना, तो सलीबी जंगें वगैरह, जैसे वो पूरा एक वो फौज ने एक वो लोहे का वो
एक मुकम्मल लिबास पहनना होता था। तो वो जो है वो लिबास उनकी प्रोटेक्शन के लिए था। तो हशरात का भी जो खोल है उसी तरह ही होता है, पूरी बॉडी को कवर करता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है। इसी तरह ये देखें, ये एक बीटल दिखा दिया, ये ईयरविग दिखा दिया, ये भी हशरात में, ये एक श्रिम्प दिखा दिया, क्रस्टेशियन झींगा वगैरह जिसे हम कहते हैं, ये स्पाइडर भी दिखा दिया। ये सब के इर्द गिर्द एक्जोस्केल्टन ही है, काइटन का ही बना होता है ज़्यादातर ये। पर ये जो आर्थ्रोपोड का एक्जोस्केल्टन है, इसका एक डिसएडवांटेज है कि देखें, जो मोलस्का में हमने कहा था ये एनिमल की ग्रोथ के साथ बड़ा होता है तो उस पर रिंग्स बनते हैं। आर्थ्रोपोड्स में ऐसा नहीं है। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्जोस्केल्टन है वो एनिमल की ग्रोथ के साथ नहीं बड़ा होता। तो आर्थ्रोपोड एक्जोस्केल्टन हैज़ वन डिसएडवांटेज कि दैट इज़ एनिमल्स कैन नॉट ग्रो लार्जर। एनिमल्स बड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनका शेल नहीं बड़ा होता। तो अगर एनिमल्स ने बड़ा होना है तो उनको शेल को उतारना पड़ेगा, फिर उनका साइज़ बड़ा होगा और नए साइज़ के मुताबिक नया शेल बन जाएगा। तो एनिमल्स देयरफॉर नीड्स टू शेड देयर एक्सोस्केलेटन पीरियडिकली एंड रिप्लेस इट विद वन ऑफ द लार्जर साइज़। कि एनिमल्स को अपना एक्सोस्केलेटन गिराना पड़ता है और नए साइज़ के मुताबिक लार्ज बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस, या दूसरे अल्फाज में कहते हैं मोल्टिंग। अब मोल्टिंग जो है ये एक इम्पोर्टेंट इनका पॉइंट है आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन का। इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो स्किन की निचली लेयर है, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स उसमें मौजूद हैं, वहाँ से एंजाइम खारिज होते हैं। ये पीछे हमने एक डायग्राम दिखाई थी आपको, ये देखें, ये स्किन है, ये सारा एक्सोस्केलेटन है। ये स्किन के साथ देखें बिल्कुल एपिडर्मस सेल्स के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो एपिडर्मस के नीचे ही होती है हाइपोडर्मस। एपिडर्मस के निचली साइड पे ना हाइपोडर्मस होती है, वहाँ से आप कह लें कि एंजाइम्स खारिज होते हैं जो इस एंडोक्यूटिकल को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। एंडोक्यूटिकल डिज़ोल्व हो जाती है सारी एंडोक्यूटिकल। ये जब एंडोक्यूटिकल डिज़ोल्व हो जाती है तो इसका मतलब स्किन और एक्सोस्केलेटन के दरमियान खला पैदा हो जाएगा, स्पेस पैदा हो जाएगा। और एक्सोस्केलेटन जो पहले इतना मोटा था बिल्कुल, अब एंडोक्यूटिकल ख़त्म होने की वजह से क्या हुआ, वो बारीक सा रह गया। तो एंजाइम्स पुरानी जो लेयर है उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं। ओल्ड एक्सोस्केलेटन स्प्लिट, ओल्ड एक्सोस्केलेटन फट जाता है, उसमें पोर्स बन जाते हैं। एंडोक्यूटिकल जब जूं डाइजेस्ट होती है तो उसके साथ नई प्रोक्यूटिकल और नई एपिक्यूटिकल भी बनना शुरू हो जाती है, और एंड पे जाके उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड होगा, फिर प्रोटीन की स्केलेटाइजेशन होगी और वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक्डाइसिस के दिन होते हैं ना, ये कुछ डेज़ में ये मुकम्मल प्रोसेस होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, आधे पौने घंटे में हो जाए, इसको काफ़ी दिन भी लग सकते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन मुख्तलिफ हशरात का टाइमिंग मुख्तलिफ है, कोई 1 दिन को 2 दिन को हफ्ता, ऐसे टाइमिंग के लिहाज से। तो फिर जब भी इनकी एक्डाइसिस हो रही होती है ना, ये अपना शेल चेंज कर रहे होते हैं, तो ये हिडन रहते हैं, छुपे रहते हैं, क्योंकि ये नाजुक हो चुके होते हैं। ज़ाहिर है शेल इनको प्रोटेक्ट करता था प्रीडेटर से, शिकारी को इनको खा ना जाए, कोई दूसरा जानवर इनको खा ना जाए। शेल इनका सख्त है तो इनको खाना मुश्किल है दूसरे जानवरों के लिए। पर जब ये शेल चेंज कर रहे होंगे तो तब इनका शेल अगर सॉफ्ट है, अभी वो हार्ड हो रहा है, तो फिर ये छुपे रहेंगे ईंटों के नीचे, किसी चीज़ के नीचे, नमी वाली जगह पे कहीं ये छुपे रहेंगे। ये तब तक बाहर नहीं आते अपने बिलों से फिर जब तक ये सख्त ना हो जाए। तो ये जो सारी तब्दीलियाँ थीं, एक्डाइसिस, एंजाइम खारिज हुए, पुराना सेपलेट हुआ, उसमें पोर्स बने, सारी चीज़ों को उनका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। एक नर्वस सिस्टम, दूसरा जो है वो एक हार्मोन है जिसका नाम है एक्डाइसोन, जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। ये देखें, ये आगे एक डायग्राम में एक ग्रास ऊपर दिखाया है, वो अपना ओल्ड एक्सोस्केलेटन उतार रहा है। ये ओल्ड वाला है, पिछली साइड पे ये उसको ये फट गया, उससे फिर वो नया निकल रहा है बाहर।
वक्त गुज़रता जा रहा है और वो बाहर निकलता जा रहा है। जब वो मुकम्मल तौर पे बाहर आ जाता है, ओल्ड वहीं पे पड़ा रहता है और वो फिर अलहदा हो जाके निकल आता है बाहर। बाहर वो निकलेगा भी, नाजुक है, तो उसका एक्सोस्केलेटन आहिस्ता आहिस्ता फिर सख्त होगा और वो फिर अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। जैसी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो फिर करेगा। तो ये एक्सोस्केलेटन था, जनरल इंट्रोडक्शन आपके लिए कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है, मोलस्का के और आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में फ़र्क क्या है। तो इसको आपने गौर से पढ़ना है तफसीलन, जो है बुक से भी इसको रीड करें। मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर मैं बुक की वर्डिंग में ही पढ़ाऊँ और अपना लेक्चर की जो प्रेजेंटेशन है उसको भी बुक की वर्डिंग में ही तैयार करूँ। लेकिन कुछ चीज़ें बुक में नहीं दी होती, जैसे ये डायग्राम बुक में नहीं आपको मिलेगी एक्सोस्केलेटन की लेयर्स की, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और कोई भी क्वेश्चन हो, आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो, तो मैं हाज़िर हूँ। कमेंट्स में मैसेज करें, इनबॉक्स में मैसेज करें, मैसेंजर में मैसेज करें। मैं जब भी मैसेज पढ़ूँ इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अपने जो है वो स्टडी को जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्द ही हम अपने ट्रेडिशनल टीचिंग में भी आ जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का भी अपना एक किरदार है। इसको आप लाइट ना समझें, ये आपकी आप कह लें कि आपकी फ़लाह बहबूद के लिए, ये आपके बेहतरी के लिए है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह कल फिर नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।